ओके। हेलो, कैसे हो आप सब? मैम फाइन है। बढ़िया। 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 कैसा रहा स्कूल? कैसा रहा स्कूल? स्कूल नहीं गए थे? गुड मैम इवनिंग आज शान। हाँ थे मैम आज बेटा, मुझे तरफ आज ही सुन रहा है, तेरा आगे तो सुना ही नहीं। हॉलीडे थी मैम आज स्कूल में। आज हॉलीडे थी तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं। पढ़ाई करी थी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था? यस मैम। ए गुड बच्चा ये। यस मैम। यस ओ, मैम। याद है मैम क्या पढ़ रहे थे हम हमारे लोग? स्कूल में नहीं था हॉलीडे, हमारे स्कूल में नहीं था, देखो धोखा हो गया। बट मैम फिर भी हमने एंजॉय किया। अच्छा, ऐसा क्या किया तुमने? मैम हमारे स्कूल में गेम्स चल रही ना तो। ओ, अरे वाह, तो मजेदार हो गया। चलो, अच्छा है खेलने लगे हो तुम, खुशी हुई जान के। मैम हम नहीं खेल रहे बट और जो स्टूडेंट है वो खेल रहे हैं। पहले ये बताओ, इतने कम बच्चे क्यों हैं? बाकी बच्चे कहाँ चले गए? आज तो उल्टा मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैंने दूसरा लिंक ज्वाइन कर लिया था गलती से 15 मिनट पहले। ओ गॉड, 12 बच्चे क्यों? इतने कम क्यों? उसमें से तो मैं और सर ही हैं दो। तो 10 बच्चे क्यों आए आज सिर्फ? एनी रीजन, स्पेसिफिक रीजन कुछ है आज जो हमें नहीं पता? हम भी छुट्टी कर लेते यार सैटरडे को। हम्म। आज मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी, फिर बच्चों का मिस हो जाएगा, फिर नीट में क्वेश्चन आएगा, फिर कैसे करोगे? तो कभी ना किसी चैप्टर का फ्लो नहीं तोड़ते, ऐसे फ्लो टूट जाता है। अब देखो, आज मेल का पार्ट फिनिश होगा। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट? ये हमारा यस टॉपिक है मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम उसमें आज क्या करने वाले हैं? हम लोग मेल के जो स्पर्म है उसको खत्म करेंगे क्योंकि वही वाला पार्ट रह गया था। प्लस उसके थोड़ा हार्मोन्स का क्या रोल था वो करना था हमें, राइट? ये करना था। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो कितनी बड़ी ट्रांजिशन है जो यहाँ पर करनी है हमें, है ना? तो इसको कहते हैं चैप्टर का फ्लो टूट जाना। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारी क्लास तो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन क्लास में आ जाया करो। तुम कुछ सुन के ही जाओगे। अब तुम जब रिकॉर्डिंग लेक्चर देखोगे तो उसमें भी तो एक्स्ट्रा टाइम लगाओगे ना। फिर तुम कल का अगला लेक्चर भी लगाओगे, रिकॉर्डिंग भी पेंडिंग हो जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग पेंडिंग रह जाती है। तो अगर तो तुम बीमार हो तो कम से कम तुम क्लास में सुन तो सकते हो। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आई थिंक सुन सकते हो क्लास को, राइट? क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं ना, ऑनलाइन कभी कभार नहीं हो पाता है ना। लेकिन क्लास में आ जाया करो, ऐसे तुम्हारा फ्लो टूटेगा। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगी, लेकिन फिर फायदा क्या, राइट? तो अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रही हूँ मैं, तो क्लास मत मिस किया करो, एक बार सुन लिया करो 1 घंटे के लिए। मैंने ही तो बोलना है, तुम्हें सुनना तो है। ओके, चलो स्टार्ट करें अब फिर। यस मैम। यस चलो मैम। स्टार्ट करते हैं। और एटलीस्ट जो आए हो, ट्राई करना ना छुट्टी हो पाए तो। अगर तुम इवन, मैंने स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फोन पे सेशन सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए जा रहे हैं कि यार कुछ तो समझ आएगा क्लास का। एंड इट्स अ फैक्ट, समझ भी आता है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना दिमाग में, है ना? जैसे मम्मी डांट रही होती है तो कोई ना कोई बात हमें चुभ जाती है, बाकी नहीं हम सुनते वैसे। चलो, लास्ट हमने ये वाला पेज किया था ना, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मिटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। ये टर्म्स करी थी हमने। यस मैम। ओके, वेल वेरी गुड शालिनी। ओके, तो एक चीज मुझे बतानी थी तुम्हें बेटा, शायद कहीं कंफ्यूजन ना हो। स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोगोनियम ये है मेल जर्म सेल। बाकी स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्म का दूसरा नाम है, ठीक है? तो इन दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। मैं प्रीवियस ईयर देख रही थी और ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि ये दो टर्म अलग है, ठीक है? वन वाली और फिफ्थ वाली टर्म अलग है, तो हमें इसे भूलना नहीं है, राइट? और एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पढ़ लेंगे हम लोग, तो हमें जो हमने समझा है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो। यस मैम। चलो, यस यस। मैम। और ये तो खाली। ऑलराइट, अब आज हमको थोड़ा सा पढ़ना है हॉर्मोन्स के बारे में। कि हमने पढ़े थे ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर। एक तो होते हैं हमारे सटोली सेल्स, है ना, जो हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और एक हमारे होते हैं कौन से सेल? कौन से सेल होते लाइडिक हैं? सेल। लेडिक लेडिक सेल। सेल्स। लेडिक लेडिक सेल। सेल्स, हाँ, इंटरस्टिशियल सेल्स भी इनको कहते हैं। तो इनको कैसे पता चलता है? सटोली सेल को कैसे पता चलता है मुझको खाना बनाना है? और सटोली सेल तुम्हें पता है दो हार्मोन भी बनाता है, ये तो हमें पता ही नहीं था।
और लेडिक सेल को कैसे पता चल जाता है कि अब उसको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, उसे कैसे पता चला कि प्यूबर्टी आई? तो क्या होता है कि ब्रेन के पास है हाइपोथैलेमस। तो तुमको मैंने एक बार बताया था हाइपोथैलेमस कहाँ होगा, ये मेरा हेड है ईयर के पीछे, तो यहाँ सेंटर की तरफ होगा, उसको मैं छू नहीं सकती, बहुत अंदर है, वहाँ हाइपोथैलेमस है, और उससे नीचे दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैंग कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी। ये भी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड है। पिट्यूटरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हमने लिखा है ए, समझ आ रहा है ना? इसे कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम एकदम चुप हो जाते हो ना ऑनलाइन। पता नहीं मेरी आवाज जा रही है या नहीं। तो एक पार्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का और एक पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। याद रखना पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना, वो कोई हार्मोन नहीं सिक्रीट करती, ठीक है। वो बनाती नहीं है, रिलीज करती है सिर्फ। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है उसको वो आगे रिलीज कर देती है। पर एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ी मेहनती है, ये अपना खाना खुद बनाती है, ये अपने हार्मोन्स खुद बनाती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है जो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब उनको करेंगे कि तो वो दो हार्मोन्स का नाम है FSH एंड LH। कौन बताएगा हम क्या है? कम ऑन, मैम ये 9th LH में का आपने 11th में करा। ल्यूटिनाइजिंग वेरी गुड, ल्यूटिनाइजिंग स्पेलिंग देख लेना प्लीज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज follicle stimulating hormone. वेरी गुड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई लड़के आंसर देंगे, सिर्फ लड़कियां कहाँ रह गई? वेरी गुड, गुड जॉब दोनों। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करते हैं। तो 11th ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो तुमने तो 12th में भी कवर कर लिया, ठीक है। ये लिख लिया, इतना किसी को बनाना बना लो। हाँ गुड शालिनी, बना लिया? Done, ma'am. सबका डन? आज तो कम बच्चे हैं, सब बता सकते हो एक्चुअल में। डन? Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अभी है सारी की सारी गेम हॉर्मोन्स की। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पूरा प्रोसेस कर लिया ना, हमने देखा कि कैसे स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसमें माइटोसिस हुई, फिर मियोसिस हुई, उसके बाद स्पर्मेटेड बना, फिर हमारा स्पर्म बना। याद हो तुमको? ऐसे चार्ट बनाया था, भूल तो नहीं गए? No, ma'am. नहीं नहीं याद है तुझे? मैम भूला नहीं। अच्छा भूला नहीं। हाँ लेकिन मैंने कहा था हॉर्मोन्स नहीं बताए, आज तुमको हॉर्मोन्स बनाती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, जहां पे मेरा एरो होगा ना, जहाँ पे मैं लाइन खींच रही हूँ, तुमको वहीं देखना है, ठीक है। किसी ने ज्यादा नहीं सोचना है, जहां पे मैं लाइन खींच रही हूँ वहीं देखना है। एक काम करो, कॉपी पे पहले ही उतार लो, फिर तुम्हारा ध्यान नोट करने में रहता है, सुनते नहीं हो। उतार लो इसको, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे बाहर स्पर्म का क्वेश्चन नहीं बनता, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, द डीपेस्ट का डीपेस्ट है ये फुल फॉर्म तो तुम लिख ही चुके हो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी लिख लो। और इसको ऐसे लिख लेना, ये जो मैं एरो बना रही हूँ ना, लिख लो, गुड। देखो अब एकदम मातम जैसे सन्नाटा है। सोनाक्षी का रन आउट। Done, जैसे मैं ma'am. सोनाक्षी, अच्छा सोनाक्षी में SU वाला सोनाक्षी हो तुम, वैसे SOON होता है ना सोनाक्षी, तो दो तरीके से लिख सकते हैं नाम। नाइस, डन मैम, शालिनी का भी डन हो गया, बहुत बढ़िया। डन बच्चों? Done, ma'am. Yes. Yes, बहुत ma'am. वेरी गुड। अब देखो प्रीवियस पे जाते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है
हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस हार्मोन जो भेज रहा है वो मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है। इस लाइन को हटा देते हैं, चलो ये वजह से। हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन आ रहा है, ध्यान से देखना, ये ब्लू वाला इग्नोर कर दो, हमें नहीं चाहिए ये वाला, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हटा देती हूँ मैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन भेज रहा है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ दिखाने के लिए, ग्रीन नहीं होता इसको हम कहते हैं GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी का स्विच ऑन कर देता है, जैसे तुम पंखे का स्विच ऑन करते हो ना, ये भी पिट्यूटरी का स्विच ऑन करता है कि तू आगे और हार्मोन बना। दो तरीके के हार्मोन जिनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन बनाए हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो GnRH हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है FSH और LH सिक्रीट करने के लिए। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अभी ma'am. पीछे वाली Ma'am. पिक्चर में, हाँ तुमने मेरे को माँ बोला, वैसे मैम और माँ बहुत सिमिलर वर्ड है, कभी कभार होता भी है। तो रिलीजिंग हाइपोथैलेमस से इसको मैं नंबर 1 लिखती हूँ। नंबर 1 हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो अब मेल में प्यूबर्टी हिट करिए, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में हाइपोथैलेमस से GnRH का बहुत ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा, ऐसे भी रिलीज होता है पर प्यूबर्टी में ज्यादा होता है। वो जाता है पिट्यूटरी के पास और उसको कहता है चल FSH और LH रिलीज कर। जब पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज करती है तो LH जाकर एक सेल पे इफेक्ट करता है और FSH जाकर दूसरे सेल पे इफेक्ट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी जब टेस्टिस के पास भेजती है अपने हार्मोन LH और FSH तो क्या होता है, ठीक है। पढ़े इस बात को? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा डरा क्यों रही है चलो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा बिफोर दैट एक बात बताओ, तुम्हें पता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? आयरन को बहुत हंसी आ रही है। पता है पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? वो नहीं कि तुम मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दोगे पॉजिटिव फीडबैक बायोलॉजी में हार्मोन्स के टर्म में होता है कि मान लो एक हार्मोन है A, ठीक है, तो वो इस स्ट्रक्चर से निकल रहा है, इस वाले ऑर्गन से निकल रहा है हार्मोन A, ऐसे हार्मोन A थोड़ा तो ये जाके किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, मान लो किसी मसल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, ये कोई मसल है, ठीक है। तो जो हार्मोन A है ना, हार्मोन A इस मसल पे भी इफेक्ट कर रहा है और ये वापस ब्लड में घुल के दोबारा से जहां से ये बन रहा है ना उसके पास भी जा रहा है और उसको बोल रहा है कि वो मेरा रिलीज और ज्यादा कर, इस मसल को और ज्यादा मूव करवाना है, इस मसल से और ज्यादा काम कराना है। तो ऐसे फीडबैक को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना, अपनी प्रोडक्शन खुद इंक्रीज करवाना, ठीक है। ये 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में आएगा, अभी के लिए इतना जान लो। पॉजिटिव फीडबैक मतलब जो भी हार्मोन है, जो भी चीज है, वो अपनी प्रोडक्ट खुद कि मैं पढ़ा और तुम मुझको और पढ़ना है तो मैं तुम्हें और ज्यादा पढ़ाऊंगी, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हुआ यही ऑर्गन है, यही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, और ये हार्मोन जाके मसल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है और ये थोड़ा सा हार्मोन थोड़ी देर के बाद वापिस से जाता है और उसको कहता है कि सुन अब बस कर और मत सिक्रीट कर, मसल से जितना काम कराना था करा दिया। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक, जब अपना काम खुद ही स्टॉप करवा देता है कोई हार्मोन, ठीक है, अपना काम स्टॉप करवाना। एक टाइम के बाद नेगेटिव फीडबैक जरूरी होता है ना। एक टाइम तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी पर एक टाइम के बाद मुझे भी चुप होना पड़ेगा ताकि तुम सेल्फ स्टडी करो। तो ये दो टाइप के फीडबैक मिलते हैं बॉडी में, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड शालिनी ओके चलो अब आ जाओ। तो आओ हाइपोथैलेमस पहला उसने GnRH रिलीज किया, ये है हार्मोन का नाम। फिर वो गया हार्मोन पिट्यूटरी के पास। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेगमेंट है? एंटीरियर। वेरी गुड, Ma'am, anterior. वेरी गुड। तो उसने सिक्रीट किया FSH एंड LH। तो जब हमने सेल्स पढ़े थे ना, हमने पहले सर्टोली सेल्स पढ़े थे। सर्टोली सेल्स वैसे क्या करते हैं स्पर्म के लिए? Nourishment. Nourishments. कैसे लेता है स्पर्म उससे नरिशमेंट? पूंछते लेता है या सिर से लेता है या बॉडी से लेता है? हेड से। हम हाँ, वो head अपने से. हेड उसके अंदर ऐसे डाल देता है कि भाई रख ले अपने पास ही नीचे। तो FSH क्या करता है, सर्टोली सेल के पास जाता है थ्रू ब्लड और सर्टोली सेल्स को कहता है कि अब तुम रिलीज करो ABP और इनहिबिन, ठीक है। ABP फुल फॉर्म होते हैं एंड्रोजन
बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो फूड तो ये दे रहा है स्पर्म को, देगा ही, लेकिन अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक मेल में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है एबीपी हार्मोन और एक होता है इनहिबिन। एबीपी हार्मोन होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि ये हार्मोन अगर मैं बनाऊं रेड से कलर में, ये हार्मोन जाएगा और इस टेस्टिस में जितने भी टेस्टोस्टेरोन उसको के अंदर रखेगा। अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन बस ताकत है, वो टेस्ट खुल जाए कि ब्लड में चला जाए और पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाए। तो क्या करता है एबीपी? एबीपी इंश्योर करता है कि ऐसा ना हो कुछ टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर ही रह जाए। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो ये Yes, एबीपी ma'am. है और ये टेस्टोस्टेरोन थे, तो एबीपी ने कुछ टेस्टोस्टेरोन को रोक लिया कि भाई तू मत जाना, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन चला जाएगा लेकिन बाकी को रोक लेगा कि तू मत जाना यार, तेरी बहुत जरूरत है। और दूसरा हार्मोन है इनहिबिन। इनहिबिन से तो मतलब ही इनहिबिट है। तो सर्टोली सेल जब बहुत ज्यादा एफएसएच आ जाता है ना, फिर सर्टोली सेल से इनहिबिन पीछे जाता है, ब्लड में घुल के दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और उसको बोलता है कि बस कर भाई, बस कर, थम जा, और एफएसएच नहीं चाहिए, बहुत सारा बन गया इनहिबिन और एबीपी, हम 1-2 महीने सर्वाइव कर लेंगे, तो शांत हो जा। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो क्वेश्चन मैक्सिमम ये आ सकता है कि हार्मोन के रेफरेंस में कि इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव फीडबैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इनहिबिन है जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, बाकी कोई नहीं दे रहा। करेक्ट? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फटाफट लिख लो, क्या किसका वेट है? Ma'am, can you please repeat? हाँ हाँ, कहाँ से बता, कहाँ से रिपीट करूँ? मैम सर्टोरी सेल्स के बाद जो 2 हार्मोन्स है वहां से। सर्टोली सेल्स 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, इनहिबिन और एबीपी। एबीपी को हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और एंड्रोजन का मतलब होता है मेल हार्मोन। और मेल का कौन सा सेक्स हार्मोन होता है? Testosterone. टेस्टोस्टेरोन। तो मान लो ये रहे टेस्टोस्टेरोन, है ना? जब टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो वो फुल बॉडी ब्लड के, है ना? तो एबी क्या करता है, कुछ टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड उसको टेस्टिस में रोकता है ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर सके। तो सर्टोली सेल एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं एबीपी, जो टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में टेस्टिस में रोक कर रखता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। समझ आई? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. ओके गुड, लिख लो जिसको ये लिखना है फटाफट। एबीपी राइट, ये लो, ये लिख दिया मैंने, एबीपी का काम यहाँ पर दिखा। जिनको नहीं पता वो यहाँ पे लिख सकते हो, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड, लिख लो। इनिशिएट एंड कंटिन्यू कुछ भी लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो नीट में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो फिर उसमें ही आएगा, इजी में नहीं आएगा। पर ये हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि एफएसएच किससे पंगे लेता है, तो ऐसे एफएसएच किसको स्टार्ट कर रहा है? सर्टोली सेल, हमारे टोली वाले सेल। ओके, तो याद रखना एफएसएच है एस के साथ, एस और एफ दोस्त है। जैसे मुझे फिश खानी बहुत पसंद है और मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है, तो मुझे याद है एस से साक्षी और एफ से फिश, तो मुझे फिश बहुत पसंद है, हम साथ रहेंगे। ये ना तो माफी चाहेंगे हम। डन? Ma'am, 1 second. 2 सेकंड ले ले। Done, ma'am. वेरी गुड, आगे बढ़ू। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. हमें करना Yes, है, ma'am. एलएच ने क्या किया, तो ये लेफ्ट साइड कोई नहीं देखेगा, इसको इग्नोर कर दो, ये तो हमने कर ली। आओ अब राइट साइड देखते हैं।
हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया जीएनआरएच, जीएनआरएच ने पिट्यूटरी से सिक्रीट कराया एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये हमें कैसे याद रहेगा, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एल से ही लेडिक सेल है, तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो एल एल। ये आता है क्वेश्चन, एक्चुअली पूछते हैं कौन सा हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल सा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और उसको कहता है कि बेटे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है लेडिक सेल, सटोली सेल 2 हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और नरिशमेंट भी अलग से प्रोवाइड करे, तो सटोली सेल ज्यादा मेहनती है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो रिलीज होता है लेडिक सेल से वो स्टार्ट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन, और वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके मेल को देता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट इन मेल। क्या होती है वो, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है ना, शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, राइट, पीनल साइज इंक्रीज हो जाता है, पीरियड आने लग जाती है, राइट। तो ये है लेडिक सेल की कहानी, दैट्स इट, हार्मोन वाली पार्ट खत्म। अब बस हमें स्पर्म का क्यूट सा छोटा सा स्ट्रक्चर देखना है, खत्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर से खासकर इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा, फिर हम फीमेल पे लेंगे, ओके। देखो फिर चुप हो गई है, क्या योगा के फैन हो कि मेडिटेशन के, एकदम शांत, नो मैम। एकदम सीरियस है, एक गलती से चू ना हो जाए। डन, Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो फिर मीनाक्षी बताओ, तुमको डॉक्टर बनना है, Yes, ma'am. कौन सी वाली डॉक्टर बनना है? इंसानों की जानवरों की? इंसान होगी। इंसानों की, जानवरों की भी बनेगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, खुशी होंगी। अच्छा चलो, ये लड़की तो फिर इंसानों की बनेगी, तो देखो क्लास में जितने बच्चे उनका इलाज तो ये कर नहीं पाएगी, कि अब देखो ये तो इंसानों की डॉक्टर बन रही है, तुम देखो तुम किस में आते हो। क्या बनोगी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट? नहीं, ये इसी में उलझ गई। चल बेटा मीनाक्षी, तेरा होमवर्क है, कल पता करके आना। चलो अब आते हैं हम स्पर्म पे, ठीक है। पहले तो स्पर्म इतना मोटू सा नहीं दिखता, लेकिन ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरा डायग्राम है, मैं जैसे मर्जी बनाऊं, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म है ये, सब मैमल्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, चूहे का जो स्पर्म होगा वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है बॉडी, फोर्थ है टेल, ओके, समझ आया? ओके शालिनी, समझ में आया? तो स्पर्म के 4 पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी, टेल, और जब मैं पूछूं समझ में आया तो बताना पड़ेगा। लो, Yes, हेलो, Yes, ma'am. ma'am. बेटा बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कनेक्टिविटी इशू है, तुम्हें नहीं सुना, है ना। मैं आईटी टीम को बोल दूं देखो कनेक्टिविटी नहीं आ रही, और वो बोले बच्चे तो वही है मैम, आपकी क्लास में बस बोलते नहीं है। ऐसे मत करना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं अपनी बेइज्जती खुद करा सकती हूँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। ओके, सो स्पर्म के 4 पार्ट है, हेड, नेक, उनकी पूरी बॉडी और उसकी टेल, ठीक है। टेल हमारी तो नहीं है, अब देखो तुम में से किसी की टेल है तो आई डोंट नो, तो मैं क्या लेबल करूँ, हेड होगा हमारा ये, राइट, इसको थोड़ा लंबा बना लेना हेड को, ये होगी हमारी प्यारी सी नेक, ये होगी इसकी प्यारी सी बॉडी, और ये है इसकी प्यारी सी टेल, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं। अब अगर मैं इसको और लेबल करूं तो देखो, हेड, हमें न्यूक्लियस चाहिए ना, मेल का न्यूक्लियस चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए, एग के साथ फ्यूज करे ताकि बच्चे को करेक्टर मिले।
तो ये जो अब ये मियोसिस के बाद बना है ना स्पर्म, तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n या n? N. यस। तो इसके अंदर जो पड़ा है हमारा न्यूक्लियस वो थोड़ा इलोंगेटेड सा होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्पेस ना न्यूक्लियस नहीं ले रखा होता है, ठीक है, और ये होता है n, ये हमारा न्यूक्लियस मेल का, इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और इसके जो टॉप होता है ना हेड का, यहाँ पर लगा लो, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है केमिकल से भरा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं पता है किसी को? Acrosome. एक्रोसोम। Acrosomes. इसके पास होते हैं प्रोटोलिटिक एंजाइम, तो एग की जो लेयर्स होती है ना उसको फिर ऐसे फाड़ते हुए, पूरा चीरते फाड़ते हुए अंदर इस न्यूक्लियस को धक्का देते हैं, तो स्पर्म का सब पार्ट बाहर रह जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है जो अंदर एंटर करता है, करेक्ट? और क्योंकि ये न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ उसके साथ, तो एक्चुअल में मैं इस न्यूक्लियस को बुला सकती हूँ प्रो न्यूक्लियस। ओके, तो बेसिकली दिस इज अ प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल, तो एक ही टर्म है, करेक्ट? चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो एंजाइम सिर्फ एक्रोसोम में है, याद रखना है। अब देखो धीरे धीरे करके उसको इसने डिवाइड कर दिया, तो हेड जो है उसके बाद दो चीजें हैं, एक है उसके पास एक्रोसोम और दूसरा है उसके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास n, और एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स। वेरी गुड, ठीक है, गॉट इट। आगे चलूं? Mom, wait. हाँ हाँ, ये इसलिए कि अगर कंफ्यूजन है, एक बड़ा बड़ा पिक्चर बना लो, जिंदगी में कभी भी इसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोटो देखी बस रिवाइज। ये है वो वाले नोट्स जो तुम्हें 30 सेकंड में रिवीजन करा देंगे। ये है लेकिन स्पर्म, और मत समझ लेना ये क्या बना दिया। I'm done. वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सैटरडे को बच्चे कम ही आते हैं या फिर ऐसे तुमने डिसाइड किया कि नहीं हम तो नहीं आएंगे? बाकी बच्चों ने बातचीत नहीं करते तुम लोग आपस में? No, No, ma'am. ma'am. नहीं बातें करते? ये बच्ची कुछ कह रही थी, वो चुप हो गई, क्या हो गया? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हेड है, मैंने हेड थोड़ा काट दिया है इस पिक्चर में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है बॉडी। तो हेड और बॉडी के बीच में जो है वो है नेक रीजन। देखो ये वाला जो रीजन है ना बीच में, ये पूरा ये है इसकी नेक, तो ये है स्पर्म की नेक। तो जो बॉडी की तरफ एक सेंटर में छोटू सा सर्कल दिख रहा है, ये वाला, इस सर्कल का नाम क्या है? सेंट्रियोल, ठीक है, और इस सेंट्रियोल का स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो आपको इधर दिख रहा है बॉडी की तरफ, इस वाले सेंट्रियोल को हम क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। पहले ये डायग्राम साफ था, फिर मैंने इस पे लिख दिया। समझ आया मैंने अभी क्या बोला? बेटा समझ आया? Yes, ma'am. mom. Yes, हाँ, mom. देखो एक बार दिखाऊं, देखो प्रीवियस पेज पे ये बनाया था ना स्पर्म, तो ये देखो ये येलो रीजन है नेक का इसका। तो मैं तुमको नेक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नेक पे ना दो ऐसे छोटे डॉट्स है, ध्यान से देखना इस पिक्चर को, यहाँ पर एक डॉट्स है, एक यहाँ पर एक डॉट्स है, ये सेल की एक ऑर्गेनेल है, स्पेशल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेल वाले चैप्टर में जाएंगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, क्या अरेंजमेंट होती है। लेकिन स्पर्म में प्रेजेंट है ये, एक है जो उसके हेड की तरफ है और एक है उसकी बॉडी की तरफ है। तो जो हेड की तरफ है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो उसकी बॉडी की तरफ है उसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल वो सेंट्रियोल है जो देता है राइज टू स्पर्म टेल। ये होगी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आ चुका है शायद क्वेश्चन, किसी एंट्रेंस एग्जाम में आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पर आया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये हमारे लिए स्टार है कि जो स्पर्म की टेल बनती है, तुम देखो सेंट्रियोल यहाँ है, फिर पूरी बॉडी आएगी, फिर टेल आएगी, तो वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये रिस्पॉन्सिबल है डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, Mom, digital centriole वाला repeat कर दो. डिजिटल, डिजिटल क्या था? Mom, this is डिस्टल सेंट्रियोल वाला रिपीट कर दूं? हाँ हाँ लो बिल्कुल कर देती हूँ, डिजिटल ना बोल बेटा, तो डरा रही है। ये रहा ना स्पर्म, ये है उसका हेड छोटू सा, है ना, और ये रहा उसकी नीचे वाली बॉडी,
है ना, और बॉडी के पीछे से ऐसे निकलती है टेल। तो हमें ऐसा लगता है बॉडी तो टेल से निकल गई, लेकिन कहाँ पे टेल से निकल गई? तो इसके बीच में ये जो रीजन है, ये येलो कलर का, ये जॉइंट है, अलग अलग नहीं है, इसको हम कहते हैं नेक। तो जो नेक होता है ना, उसका काम क्या है? उसके बाद दो छोटे छोटे सर्कल से है ऑर्गेनल्स, ये दो ऑर्गेनल है। तो जो हेड की तरफ ऑर्गेनल है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ऑर्गेनल है जो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टल, अवे फ्रॉम द हेड, डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? इसने ही स्पर्मेटिड के अंदर, देखो टेल नहीं थी, लेकिन स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बना तो टेल आ गई ना। तो कैसे टेल आ गई? डिस्टल सेंट्रियोल ने आगे प्रोसेस किया और इसने फॉर्म द टेल ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की जो टेल आती है वो डिस्टल सेंट्रियोल से आती है, ये कहना चाहते हैं। समझ आया? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। चल तेरे को अलग से समझाया, निकालो भाई, 5 रुपए निकालो। हाँ श्रुति, अभी दिखा रही हूँ। प्रीवियस स्लाइड पे ले चलूं? सेम चीजें वहां लिखी है, Yes, ma'am. ये Yes, ma'am. यहाँ से कर ले, राइज टू स्पर्म टेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने इसको सिर्फ बड़ा बड़ा ठा करके लिख दिया है। करो। बारिश से ठंड हो गई, बड़ा अजीब सा मौसम है, कभी ठंडी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है। तुम बच के रहना, तुम बीमार पड़ सकते हो। ऐसे तुम्हारा बारिश में भीगने का मन करे तो समझ जाना कि बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है? बी केयरफुल। वैसे किसको पसंद है बारिश? पसंद है किसी को? Yes, ma'am. कौन Yes, बच्चा था ma'am. ये? हाँ यस, वेरी गुड। लगता है लड़कियों को पसंद होती है मैम। हाँ, कल तो मैं दूध लाने के बहाने से बारिश में चली भी गई थी। मैं कहा दूध लेकर आती हूँ, मैं नीचे जाके बोला ओहो मैं तो छाता ले जाना भूल गई। ऐसे वो जाने नहीं देते ना घर वाले। फिर आके मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, पर मेरी इम्यूनिटी ठीक है। तो तुम जरा या तो खा पी लो अच्छे से, या फिर बारिश से बच जाना। चलो आगे चलो। मैम आपको अच्छी नहीं लगती बारिश? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है पागल, मैं तो खुशी से गई थी बारिश में भीगने के लिए, बहाना लगा के दूध लेकर आना है। ये तो मजा आला, मुझे को उठा के भेज दे बाहर काम से। मैं तो बहाने ढूंढ लेती हूँ, मैं नहीं जा सकती, आई एम वेरी बिजी, मुझे तो पढ़ाना है बच्चों को। और मैं चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ में बारिश के बाद ना हमारे घर के छत से कसोली के जो पूरे पहाड़ है ना, वो सारे रेंज दिखाई देती है। आसमान इतना साफ हो जाता है। तो बारिश का हम वेट करते हैं, जब बारिश ओवर हो तो उसके बाद आप अपने घर से सारे पहाड़ों का व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। जब आप शहर में रहते हो ना तो वो अच्छा लगता है। डन, बातों में लगा दिया तुमने मुझे। Yes, ma'am. Then, ma'am. चलो, डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म्स द स्पर्म। अब देखो, जब मैंने तुम्हें स्पर्म बनाया था ना, तो कभी कभार लाइन ऐसे भी आ सकती है कि फ्लैजिला किसने बनाया। तो देखो, जब स्पर्म की, ये पीछे जाते हैं हम लोग, ये देखो इस वाले पिक्चर में जो टेल है ना, टेल के बीच में ये लाइन देख रहे हो व्हाइट से कलर की, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला एग्जैक्टली मूवमेंट में मदद करता है। दिखता कैसा है वो तो मैं तुम्हें 11th वाले सेल चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो ऐसे भी आ सकता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला इन स्पर्म, तो दैट इज ऑल्सो डिस्टल सेंट्रियोल। टेल बना रहा है तो उसके बीच का फ्लैजिला भी तो वही बना रहा है ना। ओके, तो इसलिए वो लाइन स्पेशली अलग से लिखी थी, इन केस आप कंफ्यूज हो जाओ। समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाली लाइन लिख लो फिर। अब तुम्हें कोई कंफ्यूज करके दिखाए मेडिकल एंट्रेंस, हा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। चलूं आगे? Yes, ma'am. लेट्स मूव ऑन। अब देखो, ये है इसकी बॉडी का पार्ट, ठीक है। बॉडी पे तुमको कुछ ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी। बॉडी प्लेन नहीं होती, उसमें कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। अब जाओ, फिर हमें पीछे वाले डायग्राम में डालना पड़ेगा बार बार, पर हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो अगर पीछे वाला डायग्राम देखोगे ना स्पर्म का, ये वाला, तो देखो यहाँ पर ना ऐसी अरेंजमेंट्स दिखेंगी तुम्हें इस तरीके की। तो ये जो अरेंजमेंट है बॉडी की, अब स्पर्म को मूव करना होता है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है उसको, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो ये जो निबर्कन, इसे हम कहते हैं निबर्कन अरेंजमेंट। प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम नॉट श्योर,
मुझे हर बार नई प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलती है, तो मैं इसको निबर्कन अरेंजमेंट कहती हूँ। ये कुछ नहीं होते हैं, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियाज दैट आर स्पाइरली अरेंज। और ये करते क्या है, ये क्या काम करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये क्या करता है, ये एनर्जी देता है फॉर स्पर्म मूवमेंट, दैट्स इट। तो नीट का क्वेश्चन क्या बना इससे क्वेश्चन बनता है निबर्कन अरेंजमेंट आपने कहाँ देखी थी, वहां पे आपको वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अजीब सा वर्ड हमने स्पर्म में पढ़ा है और जो कुछ नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट होती है एनर्जी के लिए, सिंपल। सिर्फ वर्ड थोड़ा खतरनाक है। गॉट इट? यस मैम। चलो लिख लिया? यस मैम। हाँ बड़ी जल्दी लिख लिया तूने। किसकी फैन हो? रजनीकांत की? ऐसे किया और लिख लिया। चलो अब एक मीट को हम फर्टाइल कब कहते हैं? Can you please go on the ठीक है, previous बस slide? इतना ही था। यस आई कैन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। लो अच्छा, जैसे तुम बोलते हो कैन यू प्लीज गो ऑन द प्रीवियस स्लाइड, अगर मैं मना कर दूं तो सच्ची बताना, क्लास से भाग जाओगे या बैठोगे? हम बैठे हैं। बैठेंगे? ओह कितना उदास हो गया बेटा, तू इतना उदास क्यों है, क्या हो गया? मम्मी ने मारा, पापा ने, या भाई बहन से पिट कर आया है? बोल अब क्या हुआ? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है इसके बाद, इसलिए ज्यादा स्लो मोशन में मुझे लगता है किसी ने पकड़ के पीट दिया। Done, डन? ma'am. चलो बस खत्म था स्पर्म वाला पार्ट, मुबारक हो। बस एक लाइन लिख लो जो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी, पर यहाँ पे सुन लो कि एक मेल को हम फर्टाइल कब कंसीडर करते हैं। हम उसको फर्टाइल, फर्टाइल मतलब द मेल इज एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म जो किसी जीवन को जन्म दे सकता है, तो एक न्यू ह्यूमन बीइंग बना सकता है, तो उस मेल को हम फर्टाइल कहते हैं। लेकिन स्पर्म का भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे कुछ कपल्स होते हैं वो साल भर ट्राई करते हैं टू कंसीव अ बेबी, लेकिन साल भर बेबी नहीं हुआ, फिर वो मेल का जो फादर और मदर है दोनों की टेस्टिंग करते हैं, फिर वो देखते हैं कि मदर फर्टाइल है, फादर फर्टाइल है। तो कोई फादर फर्टाइल कब कहलाएगा? पहले तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होनी चाहिए, फिजिकली उसका कोई डैमेज नहीं है। अगर उसमें स्पर्म बन रहे हैं तो मान लो 100% स्पर्म का सैंपल लिया मैंने, है ना, एक सैंपल लिया, उसमें इसको मैंने मान लिया ये 100% कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसमें 60% जो स्पर्म होने चाहिए उनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज होना चाहिए। तो जैसी शेप बताइए ना, हेड नेक एंड ऑल दैट, वो सब सेम होनी चाहिए और नॉर्मल साइज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ स्पर्म बहुत छोटे हैं कुछ स्पर्म बहुत बड़े हैं, दैट मीन्स स्पर्म्स आर नॉट फाइन, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। तो 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए और 40% स्पर्म को शो करना चाहिए विग्रस मोर्टेलिटी, मतलब वो भाग सकते हैं, भागेंगे तभी तो जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे फीमेल बॉडी में। तो जिस मेल में ये दोनों चीजें अचीव होती है हम उसको फर्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो फर्टिलिटी का ये आ सकता है, मेल कंसीडर टू बी फर्टाइल ओनली इफ, 4 ऑप्शन दे देंगे तुमको, सही आंसर सिलेक्ट करना। तो याद रखना 60% है जो शेप एंड, देखो शेप एंड साइज 2 कैरेक्टर है ना, तो 2 कैरेक्टर वालों का डोमिनेंस ज्यादा है, तो 60% स्पर्म के पास 2 कैरेक्टर होने चाहिए और 40% भाग सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, डन विद द मेल पार्ट। बताओ कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बोलो, नहीं है तो नो 1 मैम। मिनट, मुझे ठंड लग रही है, मैं पंखा बंद करूं। आई एम बैक। राइट, नो डाउट मैम। बेटा DOUBT होता है डाउट, तू बेटे इंग्लिश की क्लास लगा।
चलो, क्या मुझे कोई बता सकता है फाइनल पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अब टेस्टिस याद है? अनम्यूट हूं ना मैं? हाँ, टेस्टिस याद है? कोई बच्चा, कोई बहादुर बच्चा जो मुझे बता पाए कि आओ आज हम आपको पढ़ाते हैं मैडम। कहाँ पे सबसे पहले टेस्टिस का कौन सा पार्ट होता है, कौन सा चेम्बर होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, लोब्यूल तो नहीं हम लेंगे, बाई चांस नीड लोब्यूल लिख भी दे तो फिर उसको स्टार्टिंग पे रख लेना, ठीक है। तो हम लेते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर स्पर्म तो यहाँ बन गए, उसके बाद बताओ बताओ, शर्माना नहीं है किसी ने? हैं? रेटी टेस्टिस। ये कितने क्यूट से बोले, रेटी टेस्टीज। हाँ, रेटी टेस्टीज। अच्छा, फिर एक सेकेंड, कैसे चल गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिनमें जाके खुलती है उनको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, उनको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है। उसके बाद मैम वाजा बताओ, तुम ही बताओगे, इस पे तो मैंने कुछ वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया होगा। फिर इसके बाद की जो ट्यूब आएगी ब्लू कलर से जो मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये ट्यूब थोड़ी थिक होगी, रेटिटेस्टिस कंपैरेटिवली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स था, तो इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। कैसे याद रहेगा तुमको? वासा इफ्रेंशिया पहले आया क्योंकि ई फॉर होता है एग्जिट, है ना। तो जो टेस्टिस के अंदर से देखो बाहर की तरफ जा रही है, इस डायग्राम में देखो, दिख रहा है ना तुम्हें डायग्राम? यस मैम। हाँ, तो देखो टेस्टिस से बाहर की तरफ जा रही है ना, अब उसकी डक्ट की तरफ, तो एग्जिट कर रही है, तो इफ्रेंशिया पहले आया, ठीक है, रेटी टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद क्या आएगा? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमस, यस, एपिडाइडमस। ओके, मैं स्पेलिंग भूल गई इसकी, मैं सच्ची स्पेलिंग भूल गई। ओ माय गॉड, इट्स ओके, मैं स्पेलिंग अक्सर भूल जाती हूँ। एपिडिडमस, स्पेशल बात क्या है एपिडिडमस की? कुछ स्पेशल सी बात है इसमें। एपिडिडमस है ये वाला रीजन, देखो येलो से नहीं, रेड से बनाता हूँ। ये देखो, ये पूरा रीजन है ना रेड वाला, ये है एपिडिडमस, ठीक है। ये उसकी टेल होगी एपिडिडमस की एक तरह से, और ये होगा उसका हेड वाला रीजन, राइट, ठीक है। तो एपिडिडमस की खास बात क्या है? एपिडिडमस वो साइट होती है जहाँ पे स्पर्म की कैपेसिटेशन होती है, स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ वर्ड यूज कर लेंगे, एक सेकेंड ना, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन, नहीं तो तुम कंफ्यूज होंगे। तो जो स्पर्म होते हैं ना वो मैच्योर एंड स्टोर होते हैं, यहाँ पर मैच्योर एंड स्टोर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म ना, जैसे मेल जो होता है ना, जब भी रिप्रोडक्शन का टाइम होता है सिर्फ उसी टाइम उसकी टेस्टिस में स्पर्म रहते हैं और कुछ टाइम तक रहते हैं वहीं के वहीं। तो जो स्पर्म होते हैं वो धीरे धीरे मैच्योर भी होते हैं और स्टोर होके भी रहते हैं। जो स्टोर होने की जगह है स्पर्म के पास वो है एपिडिडमस। तो एपिडिडमस इज द पॉइंट वेयर स्पर्म विल बी स्टोर एंड इट विल आल्सो मैच्योर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एपिडिडमस के बाद क्या आएगा? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, वेरी गुड। इसे वास्ट डिफरेंस भी कहते हैं और वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूजन हो गई वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया, वास्ट डिफरेंस और वास्ट डिफरेंस में। तो याद रखना ई फॉर एग्जिट, तो पहले एग्जिट वाला आएगा, डी वाला बाद में आएगा। ओके, समझ आई? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अगर अभी क्वेश्चन आ जाएगा पाथवे का तो कर लोगे? यस मैम। वेरी गुड, चलो ओके। वास्ट डिफरेंस के बाद ये आगे जाके कुछ नहीं होगी, सेमिनल वेसिकल की जो ट्यूब होगी उससे मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बना लेगी।
जो स्पर्म के सेंटर में होती है, और फिर वहां से सीमन रिलीज हो जाएगा। चलो डन, डन भाई डन, मेल पार्ट डन। कोई डाउट, एनी डाउट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? No, ma'am. No, अरे ma'am. वेरी गुड, गुड। फिर भी कोई डाउट आएगा कभी भी पूछ सकते हो, आ जाओ। अब हम लोग चैप्टर तो सेम ही रख रहे हैं ह्यूमन रिप्रो का, राइट? लेकिन मैंने ये स्क्रीन बीच में क्यों डाली, क्योंकि कल भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अब जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अब तुम एनसीईआरटी से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो अब तुम नहीं कर सकते। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम्हारा डन है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, स्टार्ट करें फिर फीमेल वाला। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं Yes, पढ़ाते ma'am. पढ़ाते बह जाऊं तो मुझे याद दिला देना अगली क्लास का टाइम होते ही। ओके, ऑलराइट, चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें। जैसे जिस साइंटिफिक मेंटालिटी से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल को भी उतनी ही साइंटिफिक मेंटालिटी से पढ़ना है, ठीक है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने मेल, हाँ मैम, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि मेल में अगर तब कंसीडर होगा, उसकी जो रेशियो थी 60 रेशियो और 40 में, अगर उन रेशियोज में थोड़ा भी डिफर होता है तो मेल अनफर्टाइल हो जाएगा। अगर उसके रेशियो में कुछ भी इधर उधर होता है ना, तो उसकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ेगा, फिर हमें टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लिया मैंने बोल दिया ना 40, ये तो मैंने बहुत फिक्स नंबर दे दिया कि 40% और 60% होना ही चाहिए। मान लो मे बी इसका 59% हो जाए और मे बी ये 39% हो जाए, तो हम उसको इनफर्टाइल ही कहेंगे या नहीं, फिर वो उसकी टेस्टिंग करके पता चलेगा। हो सकता है किसी किसी केस में कुछ स्पर्म हो जो जाके फर्टिलिटी कर दे, पर उसकी फर्टिलिटी रेट डेफिनेटली गिरा तो होगा। तो हर बारी जरूरी नहीं है कि उसका स्पर्म जाके फर्टाइल कर पाए, तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1% करा दूंगा मैं उसको इनफर्टाइल कहने लग जाऊंगी। बड़े हम लोग थ्योरी में जब पढ़ते हैं ना बुक्स में, एनसीईआरटी में, तो बहुत स्टैटिक तरीके से टर्म को पढ़ते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में मेडिकल में अप्लाई करते हैं ना डॉक्टरी लेवल पे, तो ये टर्म्स थोड़ी फ्लक्चुएट होती है। तो उसकी फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंसीविंग पावर कम हो सकती है, पर मैं उसको एकदम से इनफर्टाइल नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं ना 10% ही विग्रेसली मोटाइल है, फिर वो इनफर्टाइल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, समझ आ गया ना? यस मैम। एक मिनट देना मुझे प्लीज। ओके चलो, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ते हैं। तो बताओ भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बताओ। कुछ तो पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता पता नहीं होगा। मैं मानती। मैम ओवरीज, हाँ, कितनी होती है? मैम पेयर ऑफ ओवरीज। हाँ, पेयर्स ऑफ ओवरीज है ना, तो टोटल होगी 2 इन नंबर, राइट? यस मैम। वेरी गुड। और मैम ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना। वेरी गुड। ओविडक्ट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, fallopian tube। Fallopian tube. वेरी गुड। और सर्विक्स होता है, सर्विक्स होगा जिसके थ्रू बेबी ने आगे बाहर निकलना है। इसी के थ्रू पीना सेंटर होता है, सर्विक्स तक जाता है और वहाँ पे सीमन रिलीज करता है। और उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं फीमेल के पास, जैसे मेल के पास होते हैं। अगर मेल के पास पेनिस होता है या पेनिस जिसको कहते हैं, तो फीमेल के पास क्लाइटोरिस होता है, राइट? और होता है वेजाइना। वेजाइना और सर्विक्स मिलके ही तो बर्थ कैनाल बनाते हैं, जहाँ से हम सबका जन्म होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में होता है अगर सर्जेरियन ना हो, राइट? हाँ, ओके, यस सोनाक्षी, गुड सोनाक्षी, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। चलो आगे चलो, ये तो बेसिक सा था ना, आगे चलो। यस मैम। ठीक है, आगे राइट। तो ये है उसका रेडीमेड सा डायग्राम। तो देखो, ओवरीज के पास ही होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ओवरीज से तो एग आना है। तो ये जो प्यारी सी पिंक सी कलर की बना रखी है, ये है ओवरी, ठीक है। तो 2 ओवरी है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और ऐसा नहीं हवा में उड़ रही है, लिगामेंट से अटैच है वो वॉल के साथ, राइट? तो अब एक चीज ना हमेशा याद रखना,
हमेशा ये टर्म याद रखने का, ये लाइन याद रख लेना, बहुत काम आएगी। आउटर हमेशा कॉर्टेक्स होता है, वाइल इनर हमेशा मेडुला होता है। कहीं एक्सेप्शन आएगी तो मेंशन करेगी बायो, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्कल बना लूँ, कोई भी स्ट्रक्चर बना लूँ और मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ दो पार्ट्स में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो जो उसका आउटर पार्ट होगा ना, कॉर्नर्स की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, उसको हमेशा हम कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स। तो इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे और बीच वाले को हम बोलेंगे मेडुला। यही होता है जब तुम वो ऑर्गन पढ़ते हो, एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ते हो, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओवरी पढ़ोगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। तो ये ओवरी के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये वाला, इसको मैं कहती हूँ मेडुला, और जो इसका कॉर्नर के पार्ट है उसको मैं कहती हूँ कॉर्टेक्स। क्लियर? क्लियर और नॉट? अरे मौन व्रत के दीवानों, क्लियर या नॉट? क्लियर। यस मैम। जर्नल टर्म है, याद रखना, ठीक है। मिटा दूंगी वाला। चलो, ये ओवरी है, ओके। अब ये आती है ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज हियर। नाउ दीज आर द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से नहीं बना, ये वाले में लेबल करती हूँ। तो जो पतला सा है इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाला, इनफंडिकुलम। हाँ, जो ओवरी के पास है उसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। दिख रहा है तुम्हें मैं क्या लिख रही हूँ? इनफंडिबुलम ही होता है जो ओवरी के पास जाके, ये इनफंडिबुलम एक फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। बेटा फिम्ब्रिया ही होती है वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो ओवा को कैच करती है, ठीक है। तो ओवरी से यहाँ पे एग निकलेगा, देखो जैसे ग्रीन कलर का निकला, ठीक है। ये बहुत पास होते हैं, तो ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन ऐसे होती है। तो मान लो ये इनफंडिबुलम है मेरा, ठीक है। ये इनफंडिबुलम है और ये इनफंडिबुलम मॉडिफाई होकर फिंगर लेग प्रोजेक्शन कर रहा है। तो जैसे एग रिलीज होगा ना, ये एग है, तो ऐसे ऐसे हमेशा मूव करते रहते हैं, तो एग को पकड़ के ले आती है अंदर फेलोपियन ट्यूब की तरफ, ओके। तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद कौन सा पार्ट आता है? एम्प्यूला। एम्प्यूला। एम्प्यूला थोड़ा सूजा सा पार्ट होता है, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, सेकंड वाला ये होता है एम्प्यूला। इसका बहुत अच्छा रोल है। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, फिर इस्थमस। इस्थमस। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास इस्थमस। इसकी लेबलिंग आ जाती है ऑर्डर में, ठीक है, कि ओवरी के पास से और दूर से। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है तो लेबलिंग आ सकती है। तो इस्थमस तुमको लेबल करना आना चाहिए, ओके। ये सेंटर में जो पड़ी है ये क्या है? ओवरी। ओह सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, ओवा। ये क्या है? यूट्रस। क्या हो गया मुझे, ओके। और यूट्रस की भी 3 लेयर्स होती हैं। ये वाली जो ये ब्लू कलर का है ना, इसकी भी आगे 3 लेयर होगी। कोई बता सकता कौन कौन सी? यस मैम। बताओ फिर। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायो जो बीच में रहेगी, और लास्ट की है पेरीमेट्रियम। तो जो थोड़ी बाहर की तरफ रहती है ना, उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। गुड, याद है तुम्हें? अच्छा लगा जान के। तो यहाँ लिख देती हूँ। ये है एंडोमेट्रियम, ये हो गई हमारी मायो। ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट पेज पे लिखूँ? हम लिख दो इधर ही। मायोमेट्रियम, और जो बिल्कुल दूर है वो पेरीमेट्रियम है। तो जो मेंसेस के टाइम पे ब्लीडिंग होती है वो झड़ती है एंडोमेट्रियम। तो ये है पीरियड का ब्लड, ठीक है। पीरियड ब्लड जो फीमेल की बॉडी से रिलीज होता है। और बेबी के डिलीवरी के टाइम पे जिस मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जो बेबी को धक्का देती है मदर की बॉडी से बाहर, वो होती है मायोमेट्रियम। तो इसमें होती है कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बनता है नीट का, ठीक है। मायोमेट्रियम में होती है कॉन्ट्रैक्शन बेबी की डिलीवरी के टाइम, और एंडोमेट्रियम पीरियड्स में ब्लड के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम का इनमें रोल नहीं है। डन? समझाई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद याद रखना, यूट्रस के पास वाला जो रीजन है, मैं व्हाइट कलर से लिखती हूँ, वो है सर्विक्स।
तो ये सर्विक्स एक ओपनिंग होती है, ये सर्विकल कैनाल होगी इसकी नीचे वाली सारी, ठीक है। और जो लास्ट ओपनिंग जो बाहर से विजिबल है दैट इज वजाइना। सो वजाइना इज ए विजिबल ओपनिंग इन अ फीमेल, ओके, उसके अंदर होती है सर्विक्स। तो जो पीनल इंसर्शन होती है, इंसेमिनेशन जिसको कहते हैं, वो लगभग यहाँ तक हो जाती है, फिर यहाँ पे सीमन रिलीज होता है। और ये इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो वजाइना के पास ही रिलीज हो जाए तो मे बी स्पर्म सारे एंटर ना कर पाए। तो अब तुम ये देखो कि एक मासूम सा स्पर्म यहाँ बना लिया अगर हम, तो वो बेचारा स्पर्म वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से होते हुए जाता है फेलोपियन ट्यूब में, सारे स्पर्म ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ जाके वो एग से फ्यूज करता है। कितना लंबा सफर करता है। डन। यस मैम। टाइम तो नहीं ऊपर हुआ ना? अरे अभी तो है, चलो आगे बढ़ो। यस मैम। इतने सारे रंग हो गए इस एक ही स्लाइड में। चलो, अरे जागे। नाउ अब ये फीमेल की बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो ये फीमेल की लेग्स है, अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो हम उसकी ओपनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं इसलिए करा रही हूँ, इससे ना नीट का क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन ना एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन मेंशन है। तो नीट ना एनसीईआरटी की लाइंस ना कभी कभार दूसरे किसी क्वेश्चन में एज अ ऑप्शन दे देती है कंफ्यूज करने के लिए। जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये वाला टॉपिक बता रही हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत डिटेल में कोई ज़रूरत है नहीं है, ओके। तो अगर तुम पढ़ोगे फीमेल की बॉडी में, जो फीमेल की बॉडी में जो मेन बर्थ कैनाल है हमारी, वो कौन सी है? वो है वेजाइना। तो ये रहा वेजाइना, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, दिख रहा है तुम्हें? ये ग्रीन कलर से जो बनाया मैंने, दिस इज अ वेजाइना, एक्सटर्नल ओपनिंग, जहां से बेबी का जन्म होगा, राइट। तो वेजाइना के ऊपर, अब फीमेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में यूरिन और सीमन एक ही ओपनिंग से आता था। क्या नाम था उस ओपनिंग का, कौन बताएगा? मैम यूरेथ्रल मिल्टस। हाँ, यूरेथ्रम मेटस, राइट। लेकिन फीमेल के केस में बेबी को जन्म देने के लिए, तो ये बेबी के लिए ये वाली जगह है, ठीक है। बेबी को जन्म देने के लिए वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना इज एन ओपनिंग, नथिंग एल्स। और यूरिन के लिए उनके पास अलग से ओपनिंग है और नाम सेम ही है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो देखो यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर है, वेजाइना उसके नीचे है, और ये बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये इतना एक्सपैंड हो जाता है कि बच्चे का सर पूरा बाहर निकल आए, ओके। और ये माइक किसका चल रहा है? अरे 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 राम, बेटा राम, बंद कर ले बेटा। लगता है राम माइक ऑन करके ऑडियो बंद कर चुका है। अच्छा, हर बात पे ना आर्यन को बहुत हंसी आ रही है, आर्यन बिल्कुल मिस नहीं कर रहा है हंसना। अरे राम ने नहीं सुनी ना, वो राम सुनते हैं ना ये राम सुनता है। हे राम, बंद कर ले बेटा माइक। शुक्र है, थैंक यू राम। तो वेजाइना है जहाँ से बेबी बॉर्न होगा, वेजाइनल ओपनिंग, उसके ऊपर है यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइना ऐसे नॉर्मल होता है, बेबी के डिलीवरी के टाइम में इतना बड़ा हो जाता है कि सिर बाहर आ जाए बच्चे का, ओके। और उसके ऊपर एक और स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज नॉट एन ओपनिंग, ओके। तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार बच्चों को कि इट इज नॉट एन ओपनिंग, ये कोई ओपनिंग नहीं है। फिर ये क्या है? ये है जो क्लाइटोरिस है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्लाइटोरिस एक बेसिकली इरेक्टाइल टिश्यू है, और किसी कॉलेज के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कि जो मेल का पीनस होता है या पेनिस जिसको कहते हो, वो फीमेल के किस बात के साथ सिमिलर है। तो जैसे मेल का पेनिस होता है उसी तरीके से, क्योंकि जो ड्यूरिंग सेक्स एक प्लेजर की फीलिंग देता है वो पेनिस, ठीक है। तो उसी तरीके से जो क्लाइटोरिस होता है फीमेल के केस में, वो मेल के पेनिस को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली सीमन ट्रांसमिट करने का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक जो फीलिंग ऑफ एक सेंसेशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग क्वाइटस या ड्यूरिंग सेक्स, वो क्लाइटोरिस की वजह से होती है, और मेल के केस में पेनिस की वजह से होती है। तो ये एक दूसरे को एक तरह से सिमिलरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुमको पता क्या आंसर करना है, करेक्ट, डन। कोई जिसको नहीं समझ आया, हाँ धारण कर लो, मौन व्रत धारण कर लो, बोलना मत, करते बोल मत देना गलती से।
क्लियर मैम। ठीक है, ओके, आगे चलूं। Done, ma'am. यस मैम। यस और ये मैम। फोर्थ ओपनिंग है एनस। इसका रिप्रोडक्शन से तो रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ये वेस्ट मटेरियल के लिए जो फीसेस होती है वो यहाँ से आती है। ओके, तो याद रखना, वेजाइना भी ओपनिंग है, यूरेथ्रल भी ओपनिंग है, एनस भी ओपनिंग है, क्लाइटोरिस ओपनिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये लिखवा दिया है। ओके डन, आगे चलूं। यस मैम। Yes, ma'am. अब वजाइना के साथ एक पॉइंट याद रखना है, वजाइनल ओपनिंग के आसपास एक ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। ओके, ऐसी पिक्चर बना लो, एक बार पूछा गया, ये दोबारा कभी पूछा नहीं गया, पर पूछ लिया ना तो मजबूरन हमें पता करना पड़ेगा। बर्थोलिन ग्लैंड वजाइना ओपनिंग के आसपास होता है, क्योंकि ड्यूरिंग सेक्स क्या होता है, जो पीनस होता है वो वजाइना के अंदर एंटर करता है और एग्जिट भी करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेक्स जब इस तरीके का प्रोसेस होता है ना, तो जो वजाइना होता है अगर वो ड्राई रहेगा तो वहाँ पे ब्रूजिंग हो सकती है, मतलब चोट लग सकती है फीमेल को, कि ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि बहुत आराम से उसको चोट लग सकती है। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, वो उस जगह पे म्यूकस जैसे सिक्रीशन करता है, तो उसकी सिक्रीशन से जो वजाइनल एरिया होता है वो थोड़ा लुब्रिकेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ताकि कोइटस के टाइम पे फीमेल को हार्म ना पहुंचे उसकी स्किन को। ठीक है, समझे? तो तुमको बस बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पड़ा है, ये याद रख लोगे, इतना बहुत है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, जैसे क्वेश्चन आता है 4 ऑप्शन है, तुमको बताना है मैच द फॉलोइंग है, अरे तुम्हें 3 आ गए, अब चौथे में कोई ऐसा वर्ड आ गया बर्थोलिन ग्लैंड है ऐसा कुछ, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमने सुने नहीं होते। तो बर्थोलिन एक बार मेंशन है इसलिए मैंने बता दिया। डन। डन मैम। Yes, ma'am. ओके, अब नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मैं पूछूं तो 3। 3. 3। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट एनएस तो नहीं था, पर चलो यहाँ पर तुम लिख सकते हो जितनी हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, अब एसेसरी ग्लैंड भी आता है इसके पास, पर चलो बाद में करते हैं। अब देखो, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है जहां पर एग बनेगा, तो वो कौन सा होता है? अ पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, एक ओवरी नहीं है, दोनों ओवरी में। तो फीमेल में ना हर मंथ, जैसे इस मंथ लेफ्ट ओवरी में एक एग रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से एग रिलीज होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो फीमेल के अंदर है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं हम इसको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेस्ट, जो बच्चे को खाना देने में मदद करता है। ओके, एंड ब्रेस्ट के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? जिनकी वजह से पसीना आता है ना हमें, तो ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, जिसकी वजह से पसीना नहीं आता पर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। देखो कितना बढ़िया मॉडिफाई हुआ है। ओके, तो ये लाइन लिख लो, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ तुम्हारा एक होमवर्क है, द अदर नेम ऑफ स्वेट ग्लैंड इज, तो ये कल लिख कर लाना। एक और नाम होता है स्वेट ग्लैंड का, कभी कभार वो भी आ जाता है ऑप्शन में, क्या नाम होता है वो? ठीक है, अभी कोई गूगल करने नहीं चला जाएगा। डन, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मौन व्रत के धारक बच्चों। डन। Done, ma'am. ओके, अब ये जो है ये तो है ब्रेस्ट के बारे में, इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे, मुझे लगता नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ डाउट, एनी डाउट? मैम एक डाउट है कुछ मैम, जैसे यूरिन इजैकुलेशन होती है तो उस टाइम पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेक्रेट होते हैं? नहीं, वो सीमन के टाइम पे सिक्रीट होते हैं, लेकिन क्योंकि सेम ही ओपनिंग है ना मेल के केस में, तो एक ऐसा भी होता है कभी कभार, वैसे जनरली नहीं होता, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जब मेल का सीमन रिलीज हो रहा होता है उस टाइम थोड़ा यूरिन भी रिलीज हो जाए, तो वो बहुत पेनफुल प्रोसेस हो जाता है मेल के लिए, तो ना तो सीमन ढंग से बाहर आता है ना यूरिन ढंग से बाहर आता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे वो
पीने से रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जब यूरिन रिलीज होता है तो उसमें यूरिन ही होता है मैक्सिमम। लेकिन ये परफेक्ट प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि देखो उसी कैनाल से जा रहा है ना, तो सोचो सीमन गया है बाहर और उसके बाद मेल यूरिनेट करने चला गया है, तो जो कैनाल है, जो सेंट्रल इजैकुलेटरी डक्ट है पीनस की, उसमें थोड़ा बहुत तो सिक्रीशन होगा ही ना सीमन वाला, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी हो। ठीक है, तो यूरिन में मेसली यूरिन ही होगा, लेकिन थोड़ी सी मिक्सिंग पॉसिबल है। ओके ओके मैम। ओके, और कोई डाउट बता दो, नहीं है तो आगे चलूं, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, अगली क्लास का टाइम हो रहा है ना तुम्हारे। अगली क्लास किसकी है? फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा, हर्ष सर। यस मैम। ओके, चलो बेटे, ये है ब्रेस्ट की एनाटॉमी। ठीक है, इसके पिक्चर में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो टाइम ले लो, लेकिन इसकी पिक्चर अच्छे से बना लो। कैसे बनाते हैं पिक्चर, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो कोई पेज है मेरे पास? अच्छा, ये मेरे पास पेज है, ये कॉपी है ना। इसको ऐसे बना सकते हो, तो सेंटर में यहाँ बना लो। अगर ऐसे बनाना है तो सेंटर में बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि ऊपर लिखने की जगह है, नीचे लिखने की जगह है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। ठीक है, डायग्राम को ऐसे बनाओ कि चारों तरफ लेबलिंग हो पाए, क्योंकि जब अब मैं इसे लेबलिंग करूंगी तो एकदम भोकाल सा आ जाएगा। ओके, बनाओ, और जो कलर अलग से बनाया है दैट फिर एक दूसरे से different है। अगर अलग कलर का पेन है बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये 1 2 3 4 जो मैंने लिखे हैं, इनको तो साफ बना लेना। बनाओ इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ डायग्राम से हो जाएगा बस, स्कूल में आ सकता है तुम्हारा। अरे मौन व्रत धारण कर लिया, तुम्हारा फेवरेट काम है। जब तुम बनाते हो तो मैं क्या करूँगी, तो सोचने की बात है। खेल ही लेती हूँ। मैं खेल रही हूँ, तुम इग्नोर करना। हर सर दूसरी क्लास भी ले रहे होंगे बेचारे। डन। डन मैम। I'm done. यस मैम। डन मैम, सोनाक्षी सिंह डन। बस मैम बोला है तुमने, और कुछ नहीं बोला है? क्या समझूं मैं इसे, गद्दारी कहा जाएगा इसे? चलो देखो बेटा, ये है फीमेल की ब्रेस्ट,
जो फीमेल में प्यूबर्टी के बाद डेवलप होनी स्टार्ट होती है, लेकिन इंटरनली ये इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम में उसकी जो ब्रेस्ट होती है उसमें भी और डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर पॉलीफरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अब मिल्क प्रोडक्शन होगी। तो ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, एंड जब पार्चुरेशन होती है मतलब बेबी जब डिलीवर होता है तब मिल्क की इंजेक्शन होनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और लास्ट पीरियड में होती है ना, तब उसके ब्रेस्ट से थोड़ा थोड़ा मिल्क बाहर आना भी स्टार्ट हो जाता है अपने आप से। और मिल्क इतनी जादुई चीज़ है कि अगर बच्चा रोने लगे या वो मदर के पास आए या मदर बच्चों को देखे तब भी उसमें मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाएगी, लेकिन वही जिसने जन्म दिया है, ठीक है, तो बाकी फीमेल्स में नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने बनाई है ये है रिब्स, ठीक है, जो सपोर्ट करती है ब्रेस्ट को। रिब्स के बीच में जो मसल है उनका नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है, तो ये वो वाली चीज है जो तुमको याद करनी पड़ेगी, है। उसके बाद अब देखो, सबसे पहला पार्ट जो है वो है, तुमको याद है टेस्टिस में क्या था पहले, लोब था या सेमनिफेरस लोब था कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल था? ट्यूब्यूल्स। हाँ, तो सेम जी, मैम लोब्यूल। मैम लोब्यूल्स। यू हर्ट मी। आर्यन फिर हंस रहा है। आर्यन तुम बहुत खराब हो। तो देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लाएंगे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सेमनिफेरस मत लिखना, ये तुम, अब मैंने खुद को खुद ही हर्ट कर लिया। ओ गॉड, ये है मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। तो ये है मेमोरी लॉब्स। मेमोरी लॉब्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके अंदर दूध बनता है। इतनी बड़ी ब्रेस्ट में दूध कहाँ बनता है? दूध इन्हीं के अंदर बनता है, मिल्क प्रोडक्शन इनके अंदर होती है, ठीक है। तो मेमोरी लोब्यूल्स है, यानी कि मेमोरी लोब्स है। तो मेमोरी लोब्स देखो, ये पिंक कलर वाली कहाँ खुल रही है? इनमें खुल रही है ना, ऑरेंज कलर वाली लाइनों में। देखो ये जो मेमोरी लोब है ये बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, फिर ये आगे जाके दो ट्यूब्स में खुल रही है, एक दो ट्यूब्स में खुल रही है, राइट। तो इनका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और नए 3-4 वर्ड मत लेकर आ, ये याद कर ले पहले। मेमोरी लोब्यूल, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल, डक्ट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो थर्ड वाला आता है उसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। बेटा ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, नीट में क्वेश्चन ऑर्डर में आएगा कि ब्रेस्ट के अंदर अगर मिल्क फॉर्मेशन है तो मिल्क की सिंथेसिस और रिलीज की जो पूरा पैसेज है वो कौन सा करेक्ट पैसेज है। जैसे स्पर्म के केस में आया ना, वैसे इसके केस में आएगा। तो मेमोरी लोब्यूल, उससे दूध बन के जाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, फिर उससे जाएगा वो मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद ये थोड़े से फूले हुए से रीजन में जाएगा। फोर्थ वाला देखो, इसको हम क्या कहते हैं? एम्बुला। एम्पुला का मतलब थोड़ा स्वेलन सा होता है, तो फिर वो आ जाएगा एम्पुला के अंदर, ठीक है। समझ आया? यस मैम। अभी अभी तो मैं सिर्फ रटवा ही रही हूँ क्योंकि इसमें सीक्वेंस तो तुम्हें याद ही करनी पड़ती है, मैं बदल नहीं सकती ना। और उसके बाद लास्ट में आएगा लेक्टिफेरस डक्ट। तो फिफ्थ वाला है हमारा लेक्टिफेरस डक्ट। और तुम इसको कैसे याद करोगे कि लैक्टेशन का मतलब दूध की प्रोडक्शन और दूध का रिलीज होना, ठीक है, वो लैक्टेशन होता है। तो बिल्कुल ये जो लास्ट वाली डक्ट है वो लेक्टिफेरस डक्ट है, क्योंकि इसके बाद जो मिल्क बना है अब वो बाहर निकल जाएगा। तो जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये है निपल्स। तो लेक्टिफेरस डक्ट छोटी छोटी ओपनिंग की तरह रिलीज खुलती है निपल्स के पास, और यहाँ से जब बेबी मिल्क को सक करता है तो बाहर निकल के आता है मिल्क। तो अगर मैं पूछूं मिल्क का पैसेज क्या होगा, तो देखो मिल्क का पैसेज यही तो हुआ। बहुत इजीली हम इससे ट्रेस कर सकते हैं, यहाँ से बनता हुआ मिल्क यहाँ पर गया। ओके, बस आई थिंक हर्ष सर आ गया, अभी देखते हैं। ओ हेलो सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, ओके सर, बना लिया हाँ तुम टेक लोगों योर ने? टेक योर टाइम मैम, मैं देख नहीं नहीं सर, हो गया इनका, हो गया सर। मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। मैम आप इनका पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि इसके बाद 8:30 के बाद मैं कंटेन कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ। ओके ओके फाइन। ओके भाई, समझ आ गया? यस यस मैम। मैम।
तो ये ब्रेस्ट की एनाटॉमी है, एक बार के लिए एनसीईआरटी के डायग्राम से इसको कंपेयर करके देखना और इसका ऑर्डर याद करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको बताऊंगी कि कौन से हार्मोन होते हैं जो मिल्क बनाते हैं और मिल्क की सिक्रीशन कराते हैं। 2 हार्मोन होते हैं। तो देखो दूध यहाँ बनेगा और फिर वो इसी पैसेज में ट्रेवल करेगा जिस पैसेज में हमने अभी इसको पढ़ा है। करेक्ट? कोई डाउट? ठीक है, फिर एंजॉय करो फिजिक्स। मैं चलती हूँ, बाय बाय। रुको मैं सबको होस्ट बना दूँ।